लास्ट वीडियो में मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और आपको कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स बताए थे जिनको हम इस चैप्टर में यूज़ करने वाले थे। ना सिर्फ इस चैप्टर में हम उनको यूज़ करेंगे बल्कि जो दो आगे वाले चैप्टर आएंगे उनमें भी हम उनको यूज़ करेंगे। और उनमें से जो सबसे बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो वर्क का कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट को हमने इसलिए डिफ़ाइन किया था कि क्योंकि हम इसको आगे चल के यूज़ करने वाले हैं एनर्जी के कॉन्सेप्ट में। होपफुली ये हम एक्सप्लिसिटली देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में या फिर उसके बाद वाले में। लेकिन फ़िलहाल हम वर्क को ही लेके कुछ बेसिक केसेस को देखते हैं, बल्कि इन केसेस को हमने लास्ट वीडियो में ही स्टार्ट कर दिया था। जो पहला केस हमने देखा था वो ये था कि अगर हमारे पास जो फोर्स है वो कांस्टेंट हो तो फिर वर्क उस फोर्स की वजह से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज जो सेकंड केस है वो लास्ट वाले से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आज हम ये कंसीडर करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास फोर्स जो है वो कांस्टेंट ना हो बल्कि वेरिएबल हो तो फिर हमारे पास जो वर्क है उसकी फॉर्म क्या बनती है या फिर उसकी वजह से हम वर्क कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो हमारे पास फोर्स की फॉर्म है वो कुछ इस तरह की होगी कि अब जो F है वो x का फंक्शन है। ये इक्वेशन हमें क्या बताती है ये आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। हमने जब लास्ट लेक्चर कंसीडर किया था तो उसमें हमने कहा था कि वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स का मतलब है, अब चूँकि फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर फोर्स जो है ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब है कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है फोर्स की, लेट मी राइट इट इन अ बेटर वे। तो जो फोर्स की मैग्नीट्यूड है, गिव मी अ मोमेंट, इट्स गिविंग मी सम प्रॉब्लम, लेकिन वेक्टर होने का मतलब ये है कि फोर्स की मैग्नीट्यूड और इसकी जो डायरेक्शन है ये दोनों ही फिक्स्ड हैं। ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होती है फोर्स की और ना ही डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है, ये मतलब था कांस्टेंट फोर्स का जो हमने लास्ट लेक्चर में कंसीडर की थी। आज जो हम कंसीडर कर रहे हैं केस वो वेरिएबल फोर्स का है। और अब आप देख सकते हैं कि जब मैंने इस फॉर्म में फोर्स को लिखा है तो इसका मतलब यही है कि ये जो हमारे पास फोर्स है ये असल में एक्स का फंक्शन है। विच मीन्स कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे और वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा यानी उसकी पोजीशन चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन, तो जो फोर्स है वो फासले के साथ साथ तब्दील होगी। दैट्स व्हाट इट मीन्स बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो एक्स है ये हमें ये बता रहा है कि फोर्स जो है, फोर्स इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, यानी ये फासले के साथ चेंज होती है। फंक्शन होने का ये मतलब है। इसको अब देखें कि फोर्स जो है वो फासले के साथ चेंज हो रही है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी मैग्नीट्यूड भी हो सकती है और डायरेक्शन भी। तो सवाल ये है कि वेक्टर क्वांटिटी होने के नाते अगर इन दोनों में से यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से कोई एक भी चीज़ चेंज होती है तो फोर्स चेंज होगी, विच मीन्स कि फोर्स वेरिएबल होगी। ठीक है, तो आप दो तरीक़ों से चूज़ कर सकते हैं। आप या तो उसकी डायरेक्शन को फिक्स रख सकते हैं या फिर उसकी मैग्नीट्यूड को फिक्स रख सकते हैं। तो जो ज़्यादा सिंपल केस हमारे लिए बनता है वो ये बनता है कि अगर हम फोर्स की डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट रख लें और उसकी मैग्नीट्यूड को चेंज करें। ऐसी सूरत में अब हम ये कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन फिक्स है, यानी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो किसी एक ख़ास डायरेक्शन में मूव करेगा। आप ये डायरेक्शन एक्स वाई या जी एक्सेस कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपनी आसानी के लिए, आप इसको कोई भी चूज़ कर सकते हैं, सबका रिज़ल्ट एक जैसा आएगा, लेकिन अब मैं यहाँ पे जो चूज़ करने लगा हूँ मैं ये करने लगा हूँ कि मैं लिखता हूँ F इक्वल्स एफ एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये जो x है ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कि फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, यानी जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं और ऑब्जेक्ट मूव करता है तो जैसे जैसे वो डिस्टेंस चेंज होता है फोर्स चेंज होती है। ठीक है, और ये वाला जो x है ये आपको ये बता रहा है कि फोर्स जो है, फोर्स इज़ अलोंग दी एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये जो डिस्टिंक्शन है ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे इस जगह पे मैं इक्वली y भी लिख सकता था या z भी लिख सकता था।
ठीक है। लेकिन ये जो जनरल फॉर्म है ना एक्स डिपेंडेंस, ये उसकी फ़िक्स रहेगी, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करो कि आप यहाँ पे कहते हैं कि जो फोर्स है मैं वाई एक्सिस के लॉन्ग लगा रहा हूँ, तो इस सूरत में हमारे पास यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। और उसकी रीज़न ये नहीं है कि हम एक्स को, इसके पीछे कोई ख़ास रीज़न नहीं है एक्स या वाई चूज़ करने में। इसके पीछे सिंपली रीज़न ये है कि ये मैंने एक्स इसलिए चूज़ किया है ताकि आसानी रहे ये समझने में, क्योंकि एक्स जो है जनरली हम वो फासला लेते हैं या वो डिस्प्लेसमेंट लेते हैं जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो, ठीक है। तो ये फॉर्म जो है ये सिंपली मुझे ये बता रही है कि जो फोर्स है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो फासला भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चेंज हो रहा है और उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर फोर्स जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग लगती, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये इक्विवेलेंट होता। अगर फोर्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग लगती तो जो फोर्स है वो वाई डिपेंडेंट होती, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट जो है वो वाई एक्सिस की तरफ मूव करता, और वाई एक्सिस की तरफ जब ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो जो फासला है उसको हम जनरली वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो हमारे पास चॉइस है ये प्योरली फ्रीडम है। लेकिन जो याद रखने की चीज़ है, जो समझने की चीज़ है, वो ये है कि ये एक्स जो है ये बता रहा है कि ये फोर्स जो है ये एक्स डिपेंडेंट है, और जो ये एक्स है ये बता रहा है कि फासला जो है यानी ऑब्जेक्ट जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये डिस्टिंक्शन हो गई। ये फोर्स के बारे में कुछ वेरिएबल फोर्स कैसे हो सकती है उसके बारे में कुछ बुनियादी बातें। लेट मी रीअरेंज दिस वन, और उसके बाद हम अब स्टार्ट करते हैं वर्क कैसे हम इस फोर्स की वजह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट मी पुट दिस वन हेयर ताकि हमारे पास थोड़ी स्पेस बन जाए, और लेट्स पुट अ लाइन हेयर। ओके, अब इसी वेरिएबल फोर्स को, ये जो वेरिएबल फोर्स मैंने आपको बताई है, इसको आप ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और मैं ग्राफिकली ही इसको रिप्रेजेंट करूँगा क्योंकि जो मैं वर्क कैलकुलेट करने जा रहा हूँ इस फोर्स की वजह से, अगर हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ज़्यादा अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं कि वर्क हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। रेस्ट अश्योर कि हम वर्क की वही डेफिनेशन अब हर टॉपिक में यूज़ करेंगे जहाँ भी वर्क कैलकुलेट करना होगा, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिफ़ाइन की थी कि वर्क जो है वो डॉट प्रोडक्ट होता है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स रिप्रेजेंट दिस फोर्स ऑन अ ग्राफ। उसके लिए मैं यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ एक्स एक्सिस, ये रहा मेरा एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस। तो अब यहाँ पे मैंने इसको कहा है कि ये हमारा एक्स और वाई एक्सिस है, लेकिन डिस्टिंक्शन जो है ना वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, और गौर करें मैं एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ। आप इसको आपने अगेन बड़ा ध्यान से याद रखना है कि ये जो है ना ये एक्सिस तो एक्स ही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सेम सिंबल यूज़ कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए और एक्स एक्सिस के लिए। तो ये आप याद रखें कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, और ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा है। तो मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्प्लेसमेंट लिया है और वाई एक्सिस के ऊपर मैंने फोर्स ली है, तो इट्स अ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ठीक है। अब एक बात है जो आपने जहन में रखनी है कि ग्राफ जो है वो कैसे प्लॉट किया गया। इट्स अ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, जो आपको ये बताएगा कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बदलेगा या जैसे जैसे फोर्स बदलेगी वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट बदलेगा। और एक अब और चीज़ आपने याद रखनी है कि जो फोर्स है वो वेरिएबल है, तो वेरिएबल फोर्स को आप इस ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखें कि जो फोर्स है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग चेंज हो रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर फोर्स वेरिएबल है, हम डायरेक्शन तो पहले ही फिक्स कर चुके हैं कि ऑब्जेक्ट लाजमी तौर पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेगा, तो इसका मतलब है कि अब जैसे जैसे फोर्स लगती है ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करता है, लेकिन फोर्स चेंज होती है अलॉन्ग वाई एक्सिस, विच मीन्स कि हमारे पास जो इन जनरल फोर्स की शेप बनेगी, अगर आप उसको ग्राफ ड्रा करना चाहें तो वो इन जनरल कुछ इस तरह की होगी कि फ़र्ज़ करें ये जो है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, लेट मी कॉल दिस पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस पॉइंट एंड पॉइंट। स्टार्टिंग और एंड पॉइंट से यहाँ पे मुराद ये है कि इस पॉइंट से आई से मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट करता हूँ, और इस पॉइंट जिसको मैं एफ़ कहने जा रहा हूँ, इस पॉइंट के ऊपर मैं उसके ऊपर फोर्स लगाना बंद कर देता हूँ। तो ऑब्जेक्ट पॉइंट आई से पॉइंट एस तक मूव करता है। ये पॉइंट जो हैं
ये कॉरेस्पॉन्ड करते हैं ऑन एक्स एक्सिस एक्स आई से एक्स एफ तक। तो मतलब ये हुआ कि जब मैंने ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट की तो ऑब्जेक्ट जो है वो इस पॉइंट पे मौजूद था और उसका ओरिजिन से फासला जो था वो एक्स आई था। और फिर मैंने उसके ऊपर वेरिएबल फोर्स लगाई और ये फोर्स का तरीकाकार है जिस तरह वो चेंज होती है, दैट्स वाई इट्स अ वेरिएबल फोर्स। और ऑब्जेक्ट जो है वो इस पॉइंट एफ़ के ऊपर पहुंच गया और जब वो एफ़ के ऊपर पहुंचा तो उसने एक्स एक्सिस के ओरिजिन के हिसाब से जो फासला कवर कर लिया था वो एक्स एफ़ था। यानी जो नेट डिस्प्लेसमेंट फोर्स की वजह से उसने कवर किया है वो एक्स एफ़ माइनस एक्स आई है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम पहले ही देख चुके हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट हमारा नेट कवर हुआ है वो एक्स एफ़ माइनस एक्स आई है। और सो हमारे वर्क में इसी तरह की यानी एक्स एफ़ और एक्स आई का कुछ डिफरेंस शो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन जो है ना वो थोड़ी सी सटल है, सटल इन अ सेंस के हम ये कहा है हमने कि जो फोर्स है वो वेरिएबल है और उसके लिए मैंने ये वाला प्लॉट शो किया है। ठीक है, इस प्लॉट में एक और कंडीशन जो है वो हम इम्प्लीमेंट करते होते हैं और वो कंडीशन ये है कि आल्दो हमें लग रहा है कि फोर्स जो है वो इस एक्स आई से एक्स एफ तक जाते हुए या आई से एफ तक जाते हुए कंटिन्यूसली वेरी करती है, यानी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है मैग्नीट्यूड में, लेकिन स्टिल वर्क कैलकुलेट करने के लिए हम एक और अजम्पशन यहाँ पे लेते हैं ख़ुद से। और वो अजम्पशन ये है कि अगर हम इस पाथ को यूँ देखें कि ये पाथ छोटे छोटे पाथ में फर्दर पाथ में डिवाइड हुआ है और वो छोटे फर्दर पाथ अब मैं यहाँ पे आपको कुछ एक दो बना के दिखाता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक पाथ है, ठीक है, ये वाला, और इसी तरह मैं इसके साथ एक और दिखा सकता हूँ, लेट मी जूम इट आउट। ओके, इसी तरह मैं इसके साथ एक और दिखा सकता हूँ और वो फ़र्ज़ करें कि ये वाला है। सही है, तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से मैं सारे के सारे पाथ को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर सकता हूँ। और ये वाला जो पैच है, ये वाला इसका जो डिस्टेंस है, इसको मैं यूँ कह लेता हूँ कि अगर ये फर्स्ट वन है तो ये डेल्टा एक्स वन हो जाएगा, ये वाला जो है ये डेल्टा एक्स टू हो जाएगा। और सिमिलरली जो वर्क कवर होगा इस दौरान वो मैं डेल्टा W1 कह देता हूँ और जो दूसरे पैच के दरमियान वर्क कवर होता है उसको डेल्टा W2 कह देता हूँ। और सिमिलरली यहाँ पे जब यहाँ पे मैं लास्ट पैच के ऊपर पहुँचूँगा, लेट मी एक्चुअली मेक वन मोर, तो जब यहाँ पे मैं लास्ट पैच के ऊपर इस वाले पैच के ऊपर पहुँचूँगा तो अगर ये मेरा आइथ पैच है, ये लेट्स से ये nth पैच है, तो इस दौरान जो फासला कवर होगा वो डेल्टा XN होगा और जो वर्क फोर्स करेगी वो डेल्टा WN होगा। और अब आप देख सकते हैं कि इन सारे स्मॉल पैचेस का वर्क कैलकुलेट करके उसको मैं ऐड करके टोटल वर्क कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्योंकि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है तो हम इन सारे पैचेस को सिंपली जैसे नंबर्स को ऐड करते हैं वैसे ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसके ऊपर एक और कंडीशन है और वो कंडीशन ये है कि जो हम फोर्स कंसीडर कर रहे हैं इस केस में वो वेरिएबल फोर्स है। ठीक है, वेरिएबल फोर्स का सिंपली मतलब ये है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट आई से पॉइंट एफ की तरफ जाता है तो हर पॉइंट के ऊपर फोर्स चेंज होती है। ठीक है, और इस फोर्स की डिपेंडेंस हमें एग्जैक्टली मालूम नहीं है, अगर तो दी हुई है तो फिर तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे चूँकि हम एक जनरल केस की बात कर रहे हैं तो उस फोर्स की डिपेंडेंस हमें मालूम नहीं है कि वो एक्स के ऊपर या डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, फासले के ऊपर किस तरह डिपेंड करती है। और इसी वजह से ये जो इनको सारे फासले को आई से एफ तक हमने छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड किया है, इस डिवीजन की रीज़न यही थी कि चूँकि फोर्स वेरिएबल है और टोटल फोर्स आई से एफ़ तक जाते हुए हमें नहीं पता कैसे चेंज होती है, तो हम उसको इन छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करते हैं और ये फ़र्ज़ करते हैं कि हर पैच के दौरान, यानी ये जो पहला पैच है जिसको मैंने कहा है कि ये डेल्टा X1 है, इस दौरान जो फोर्स होती है ना इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिस दौरान ऑब्जेक्ट डेल्टा X1 कवर करता है उस दौरान फोर्स कांस्टेंट रहती है। सिमिलरली जब ऑब्जेक्ट डेल्टा X2 कवर करेगा तो अगेन फोर्स कांस्टेंट रहेगी। अगेन यहाँ पे एक और सटिलिटी भी है और वो सटिलिटी ये है
कि फोर्स मैंने कहा है कि डेल्टा एक्स वन के दौरान कांस्टेंट रहती है और डेल्टा एक्स टू के दौरान भी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि जितनी फोर्स की मैग्नीट्यूड डेल्टा एक्स वन के ऊपर थी उतनी ही मैग्नीट्यूड डेल्टा एक्स टू के ऊपर होगी। इन जनरल ये मैग्नीट्यूड मुख्तलिफ हो सकती है। हमारी अजम्पशन सिर्फ ये है कि जब तक ऑब्जेक्ट डेल्टा एक्स वन फासला कवर करता है उस दौरान फोर्स जो है वो कांस्टेंट रहेगी, उस दौरान फोर्स चेंज नहीं होगी। सो लेट मी नाउ एक्चुअली राइट इट। सो मैं पॉइंट ये दे रहा हूँ कि लेट्स से F1 इज़ द फोर्स दैट acts during डेल्टा x1, ठीक है। तो इस दौरान देन F1 इज़ कांस्टेंट। मतलब ये हुआ कि जब तक ऑब्जेक्ट जो है ये फासला डेल्टा x1 मूव करता है उस दौरान फोर्स कांस्टेंट रहती है। सिमिलरली मैं दूसरा पॉइंट ये देता हूँ कि F2 इज़ द फोर्स एक्टिंग ड्यूरिंग डेल्टा x2, ठीक है। तो F2 अब कांस्टेंट है जब तक ऑब्जेक्ट जो है वो फासला डेल्टा x2 कवर करता है और सिमिलरली वुड बी द केस डेल्टा xn। मतलब ये हुआ कि हर स्मॉल पैच के दौरान जो फोर्स है वो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन इन जनरल जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, इन जनरल F1 इज़ नॉट इक्वल टू F2। ये इन जनरल है, हो सकती हैं वो बराबर हों, लेकिन हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि F1 F2 के बराबर नहीं होगी और सिमिलरली ये बराबर नहीं होंगी Fn के, विच मीन्स कि ड्यूरिंग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x1 force remains constant, during displacement delta x2 force again remains constant। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि दो मुख्तलिफ इंटरवल्स यानी डेल्टा x1 और डेल्टा x2 के दरमियान जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो आपस में भी बराबर हों, ठीक है। तो आपस में वो हो सकता है बराबर ना हो, लेकिन किसी एक पैच के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो कांस्टेंट होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं क्यों स्ट्रेस कर रहा हूँ कि फोर्स जो है वो कांस्टेंट रहे, ठीक है। और फोर्स कांस्टेंट रहने का मतलब ये है कि आप ऑब्जेक्ट को एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करवा रहे हैं, विच मीन्स कि आप उसको बहुत स्लोली मूव करवा रहे हैं। और उसकी भी रीज़न है कि मैं क्यों चाहता हूँ कि मेरी जो फोर्स है वो कांस्टेंट रहे। उसकी वजह ये है कि मैंने लास्ट लेक्चर में एक फोर्स का फार्मूला वर्क का फार्मूला ड्राइव किया था, और वो वर्क का फार्मूला था कि हम वर्क कैलकुलेट करते हैं किस चीज़ से, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से, यानी फोर्स डॉट एस से। ये फार्मूला हमने ड्राइव किया था, लेकिन मसला ये था कि ये फार्मूला हमने कांस्टेंट फोर्स के लिए ड्राइव किया था, तो ये जो फोर्स थी ये कांस्टेंट थी। और अब अगर हमारे पास यही फार्मूला है और इस फार्मूला को हम यूज़ करके वर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं इस सिस्टम का, जिसमें हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो इन जनरल वेरिएबल फोर्स के अंडर है, तो इसका मतलब है कि इस फार्मूला को अगर मैंने यूज़ करना है इस सिस्टम के ऊपर तो मुझे कुछ ना कुछ कंडीशन लगानी पड़ेगी इस सिस्टम के ऊपर, और वो कंडीशन मैंने इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के जो पैचेज़ हैं इनकी सूरत में लगाई है कि मैंने अपने टोटल पाथ को स्मॉल पैचेज़ में डिवाइड कर दिया है और ये कहा है कि हर स्मॉल पैच के दौरान जो फोर्स है वो कांस्टेंट रहती है। ऐसा करने से हुआ ये है कि मैं काबिल हो गया हूँ इस फार्मूला को यूज़ करने के। तो अब सारी जो इंटरनल थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग थी वो गालिबन मैंने पहले 10-15 मिनट में आपको एक्सप्लेन कर दी है, और आप देखेंगे मैंने किया कुछ भी नहीं है। मैंने ये थोड़ी सी जो चीज़ है थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग में सिर्फ आपको बताई है, बट आई हैव स्पेंट लाइक 15 मिनट्स ऑन इट, ठीक है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा 1 मिनट लें और इस चीज़ को समझें कि अगर मैंने सिर्फ 15 मिनट इस चीज़ की
वजाहत के ऊपर लगाए हैं, तो देयर इज़ समथिंग इम्पोर्टेंट इनसाइड इट एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इम्पोर्टेंस। और वो इम्पोर्टेंस, वो सारी कंडीशंस हैं जो पिछले 15 मिनट से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि फोर्स के ऊपर कौन सी कंडीशंस हैं, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कौन सी कंडीशंस हैं, और ऑब्जेक्ट को स्लोली मूव करवाने के ऊपर यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाने के ऊपर कौन सी कंडीशन है। और वो सारी की सारी कंडीशन जो हैं वो इस रिज़ल्ट के ऊपर आके रुकती हैं कि हमारे पास ये वाला फार्मूला था वर्क का जो हमने जनरली डिराइव किया था कांस्टेंट फोर्स के लिए, ठीक है। और हम इसी फार्मूला को मैनिपुलेट करना चाहते हैं वेरिएबल फोर्स के लिए, यानी हम मैनिपुलेट करने का यहाँ पे मतलब ये है कि हम कोई ऐसा तरीका ढूंढना चाहते हैं कि हम यही वाला फार्मूला जो कांस्टेंट फोर्स के लिए था उसको वेरिएबल फोर्स के लिए यूज़ करने के काबिल हो जाएं। और मैंने जो भी आपको आर्गूमेंट्स दिए हैं पिछले 15 मिनट में इस डायग्राम के ऊपर, उसने हमें इस काबिल बना दिया है कि अब हम इस फार्मूला को यूज़ कर सकें। तो हमने क्या करना है, ये फार्मूला अप्लाई करना है हर स्मॉल पैच के ऊपर। तो जो पहला पैच है उस दौरान जो वर्क कैलकुलेट होगा उसको मैं कहता हूँ डेल्टा W1। तो जो हमारे पास डेल्टा W1 होगा वो है हमारे पास F1 डॉट, यहाँ पे देखें हमारे पास S है, लेकिन जो हमारा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है इस केस में वो क्या है, डेल्टा X1। तो अब ये बन जाएगा हमारे पास F1 डेल्टा X1। सिमिलरली दूसरे पैच के दौरान जो वर्क होगा वो बनेगा F2 डॉट डेल्टा X2 और ये बन जाएगा F2 डेल्टा X2। और सिमिलरली जो nth पैच के दौरान वर्क होगा वो बनेगा डेल्टा WN इक्वल्स FN डॉट डेल्टा XN और ये बराबर आएगा हमारे इक्वल्स FN डेल्टा XN। अब ये मैंने लिख दिया, इट्स वेरी इजी, लेकिन इसके अंदर भी एक बहुत बहुत अहम चीज़ जो है वो छुपी हुई है और मुझे नहीं पता आपने वो ऑलरेडी नोट कर ली है या नहीं नोट की, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ और कि वो चीज़ क्या है। और इससे पहले मैं एक फ़िक्र आपको लाजमी बोलूँगा कि आप देखें कि मैं मैथमेटिक्स एट द एंड ऑफ द डे 40 या 50 मिनट के लेक्चर में मैथमेटिक्स में हार्डली एक सफ़े की करता हूँ, लेकिन एक सफ़े को समझाने में, एक सफ़े की मैथमेटिक्स समझाने में मैं आपको तकरीबन 1 घंटा लगा देता हूँ। क्या वजह है कि मैं 1 घंटा लगाता हूँ? उसकी रीज़न ये है कि उसके पीछे जो इतने ज़्यादा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स छुपे होते हैं, मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ बहुत बहुत डिटेल में। जब मैं किसी इक्वेशन के ऊपर रुक के आपको कोई चीज़ समझाता हूँ तो इसका मतलब होता है कि वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू नीड टू स्पेंड टाइम ऑन दैट टू अंडरस्टैंड दैट, टू मेक श्योर कि आपने उस पॉइंट को अंडरस्टैंड कर लिया है। अब मैं वापस इसी तरह के एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पे आता हूँ कि मैंने ये एक्सप्रेशन लिख दी और इसकी मैंने आर्गूमेंट आपको पहले दे दिया कि ये एक्सप्रेशंस जो हैं ये कैसे आती हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो मैंने इस स्टेप से F1 डॉट डेल्टा X1 से इस स्टेप में जाते हुए F1 डेल्टा X1 में कुछ चेंजेस की हैं और वो चेंजेस जो हैं वो ये हैं कि यहाँ पे फोर्स वेक्टर थी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था और ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट था जो हम वर्क की डेफिनेशन से ला रहे हैं यहाँ से। लेकिन यहाँ पे ना तो फोर्स वेक्टर है ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और डॉट प्रोडक्ट भी गायब हो गया है। तो ये क्या माजरा हुआ है यहाँ पे? अगर तो आपको इसका जवाब पता है तो दिस इज़ रियली ग्रेट बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड यू शुड नो अबाउट दैट। और अगर आपको नहीं पता तो आप ये देखें कि ये जो फॉर्म है ये इधर से इस वजह से आई है क्योंकि जहाँ हमने स्टार्ट में फोर्स को डिफ़ाइन किया था तो मैंने कहा था कि हमारी ये वाली जो फोर्स है जो हम वेरिएबल फोर्स ले रहे हैं ये मैग्नीट्यूड में चेंज होती है लेकिन डायरेक्शन में कांस्टेंट है, ठीक है। और ये जो डॉट प्रोडक्ट है ना ये प्योरली हमें डायरेक्शन बताता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट जो है चूँकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो ये सेम डायरेक्शन में है तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट गायब हो गया है, यानी थीटा जो है वो 0 डिग्री है और कोसाइन 0 जो है वो 1 होता है और इसलिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट गायब हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अभी आगे चल के जब मैं 2 डायमेंशनल वर्क कैलकुलेट करूँगा तो फिर आप देखेंगे कि ये डॉट प्रोडक्ट हमारे पास एक्सप्लिसिटली मौजूद होगा क्योंकि उस केस में थीटा जो है वो भी चेंज हो रहा होगा, फोर्स जो है वो 2 डायमेंशनल होगी। बट लेट्स वेट फॉर दैट, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब आपने टोटल वर्क कैलकुलेट करना है।
तो जो W हमारे पास डेल्टा W टोटल बनेगा वो क्या बनेगा, डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 प्लस डेल्टा WN, ठीक है। और ये हमारे पास बन जाएगा F1 डेल्टा X1 प्लस F2 डेल्टा X2 प्लस अप टू FN डेल्टा XN। और आप इसको अब समेशन की फॉर्म में यूँ भी लिख सकते हैं, समेशन F इक्वल्स 1 अप टू N, और ये बन जाएगा FI डेल्टा XI। तो ये यही वर्क को लिखने की एक कॉम्पैक्ट फॉर्म है। तो हमारे पास टोटल वर्क जो है वो ये वाला आ जाएगा। अब एक स्टेप और है कि ये जो हमारे पास वर्क है ना, ये स्टिल रिप्रेजेंट कर रहा है इस हर छोटे जो डिस्प्लेसमेंट हमने कंसिडर किए थे डेल्टा X1 अप टू डेल्टा XN, उनके दरमियान होने वाले वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सवाल ये है कि अगर हमने टोटल वर्क कैलकुलेट करना हो तो फिर क्या करेंगे। तो फिर हमारे पास एक स्टेप और रह जाता है, और वो स्टेप ये है, कंसीडर करें कि ये जो डेल्टा X1 डेल्टा X2 डेल्टा XN है ना, ये इतने समाल हैं कि ये ज़ीरो को अप्रोच कर रहे हैं। जिस सिनेरियो में हमारे पास जो ये फासला है ये कंटिन्यूस बन जाएगा। तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में आप इसको पहले ही देख चुके हैं। आप क्या करते हैं, आप लिमिट अप्लाई करते हैं डेल्टा X के ऊपर। तो जब आप डेल्टा X के ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं, यानी आप ये करते हैं लिमिट डेल्टा X अप्रोचेज ज़ीरो समेशन I इक्वल्स 1 अप टू N FI डेल्टा XI, तो उस सिनेरियो में हमारे पास ये जो समेशन है ये क्या होती है, इंटीग्रल में चेंज हो जाती है, और हमारे पास जो वर्क आता है अब वो टोटल वर्क हमारे पास आता है इंटीग्रल I अप टू F, क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट था। और अब हमारे पास आता है ये F X ऑफ X dx, ठीक है। तो ये हमारे पास जो डेल्टा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थे ये अब स्टिल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थे, जो अब कंटिन्यूस डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो गए हैं। और ये जो FI जो था ये वो फोर्स थी जो सारे स्मॉल पैचेस के दौरान एक्ट करती है, विच मीन्स कि इट वाज सिंपली द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जो हर पैच के दरमियान लग रही हैं, वो अब किस में चेंज हो गई हैं, कंटिन्यूस फोर्स में चेंज हो गई हैं। और अगेन ये जो ये एक्स है ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये बताता है कि फोर्स एक्स एक्सिस की तरफ लग रही है, और ये वाला जो एक्स है ये आपको बताता है कि फोर्स जो है वो एक्स के साथ चेंज भी हो रही है, विच मीन्स कि इट्स अ वेरिएबल फोर्स, ठीक है। तो ये हमने वर्क की जो फाइनल फॉर्म थी, जो फार्मूला हम ड्राइव करना चाहते थे वो हमने ड्राइव कर लिया। तो इन आर्ग्यूमेंट्स को बुनियाद बना के आप वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, लेकिन मैंने उसके ऊपर मेरे ख्याल में कोई 20-25 मिनट लगा दिए हैं, बिकॉज इट वाज इम्पोर्टेंट। इसकी मैथमेटिक्स इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स के पीछे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इन्वॉल्व हैं सारे, वो समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, अब हमने ये टॉपिक कर लिया, तो सवाल ये है कि हम इसको रियल प्रॉब्लम्स के ऊपर कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, ये जो फार्मूला हमने यूज़ किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ आपके लिए एक एग्ज़ाम्पल करना चाहता हूँ, और जो एग्ज़ाम्पल मैं करने जा रहा हूँ वो है वर्क डन बाय अ स्प्रिंग फोर्स। कि अगर हमारे पास स्प्रिंग फोर्स हो तो फिर हम कैसे वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। और चूँकि जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, तो इसका मतलब है कि ये जो एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दे रहा हूँ ये वेरिएबल फोर्स की एग्ज़ाम्पल होनी चाहिए। और इन फैक्ट स्प्रिंग फोर्स जो है, वो फोर्स जो स्प्रिंग लगाता है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, वो वेरिएबल फोर्स है, ठीक है। और उसको मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने पहले कभी इसके ऊपर गौर नहीं किया कि ये कैसे वेरिएबल फोर्स है, तो अब मैं उसको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। स्प्रिंग को आप अपनी पिछली क्लासेस से देख के आए हैं। लेट्स से हम एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं जो 10वीं में दी होती है, ठीक है। और उसमें हम यूँ कंसीडर करें कि चलें मैं इसको एक्स वाई एक्सेस ही बना लेता हूँ, और हम यूँ मानते हैं कि ये हमारे पास एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, और एक्स एक्सेस के ऊपर हमारे पास कोई स्प्रिंग है जो एक मैस के साथ अटैच है, ठीक है। ये वो सिंपल चीज़ है जो आप 10वीं क्लास में देखते हैं,
ठीक है। तो आप इसको 10वीं में पढ़ चुके हैं, बल्कि 9th में या 10th में FSC में भी पढ़ते हैं वैसे तो इसको, कि जब आप इस स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाते हैं, ये अप्लाइड फोर्स है, ठीक है, ये आप लगाते हैं स्प्रिंग के ऊपर फोर्स उसको खींचने के लिए। तो आपको पता है कि ये हमारा एक्सपीरियंस है कि हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम स्प्रिंग को खींचते हैं ना, उसको खींचना मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि जब हम स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो स्प्रिंग उसके ऊपर एक रिएक्शनरी फोर्स लगाता है। यानी हम स्प्रिंग को अगर स्ट्रेच करने की कोशिश करें तो स्प्रिंग रेजिस्टेंस करता है उसके अगेंस्ट, वो उसको हम स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं, स्प्रिंग की जो फोर्स है वो स्प्रिंग को कंप्रेस करने की कोशिश करती है। तो ये हमारी अप्लाइड फोर्स है और ये हमारी स्प्रिंग फोर्स है। तो यहाँ पे होता ये है कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमने वर्क कैलकुलेट किया है उसका जो जनरल प्रोसीजर था, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे यहाँ पे एक्शन में आएंगे। ये जो जनरल प्रोसीजर था मैंने आपको बताया कि आपने फासले को स्मॉल पैचेस में डिवाइड करना है और हर पैच के दौरान फोर्स को कांस्टेंट मानना है। तो अगर हम वही काम यहाँ पे करें, उसी तरह सोचें कि हम जब ये स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करते हैं और ये राइट की तरफ मूव करता है, तो हम इसको इस तरह मूव करवाते हैं कि हर पॉइंट के ऊपर जो फोर्स है वो कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब ये है कि नेट एक्सेलरेशन ज़ीरो है, ठीक है। नेट एक्सेलरेशन ज़ीरो होने का मतलब है कि इन जो दोनों फोर्सेस का जो सम है ना, वो हमारे पास ज़ीरो है, विच सिंपली मीन्स कि नेट फोर्स जो है वो कांस्टेंट है। और यहाँ से हमारे पास वो रिलेशन आता है जो हम अक्सर देखते होते हैं कि जो F अप्लाइड है ना, ये मैग्नीट्यूड में तो बराबर होती है F स्प्रिंग के, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होती है। और ये जो स्प्रिंग फोर्स है इसको आप एक्सपेरिमेंटली आपको याद होगा एक लॉ से डिस्क्राइब करते हैं और उस लॉ को कहते हैं हुक्स लॉ। और ये जो स्प्रिंग फोर्स है अगर आप हुक्स लॉ की फॉर्म में लिखें तो ये इक्वल होती है -k टाइम्स x के, ठीक है। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस स्प्रिंग फोर्स, ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये एक्सप्लिसिटली हमारे पास x का फंक्शन है, ठीक है। x का फंक्शन होने का मतलब ये है कि जैसे जैसे x चेंज होता है ये Fs भी चेंज होती है। और यही वो चीज़ है जो यहाँ पे इसको वेरिएबल फोर्स बनाती है, क्योंकि ये जो x है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स जो है वो x एक्सिस की तरफ लग रही है। तो देखें स्प्रिंग जो फोर्स है ये वाली ये x एक्सिस की तरफ लग रही है, और ये जो दूसरा x है यहाँ पे फार्मूला में ये हमें ये बताता है कि फोर्स जो है वो x के साथ चेंज होती है। तो आप इस फोर्स के ऊपर देखें तो ये x का फंक्शन है, इसका मतलब है कि ये x के साथ चेंज हो रही है। तो ये वाली जो जनरल फॉर्म है ना फोर्स की, उसकी हमारे पास एक एग्जांपल ये वाली है, ठीक है। तो अब ये सारी बात हो गई, तो अब रेस्ट हमारे पास सिर्फ ये काम रह गया कि इस फार्मूला को हम अप्लाई करके इस फोर्स की वजह से वर्क कैलकुलेट करें। तो चलें वर्क कैलकुलेट करते हैं। तो अब हमारे पास काम सिंपल है, तो मैं अब करने लगा हूँ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो ये जो S है ये स्प्रिंग फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारे पास फार्मूला है वर्क डन का जो भी हमने डिराइव किया है। तो मैं इस फार्मूला को दोबारा यहाँ पे लिखने लगा हूँ। लेट मी एक्चुअली डू दिस ताकि फार्मूला आपके सामने रहे स्क्रीन पे। तो फार्मूला है हमारे पास I अप टू F, ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स हैं जहाँ से फोर्स लगना स्टार्ट होती है, ये डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में आएंगे। और उसके बाद जो फोर्स है वो है -kx और उसके बाद है हमारे पास dx। और इसको आप अब लिखेंगे माइनस साइन बाहर ले लें और फ़र्ज़ करें कि जहाँ पे फोर्स लगना स्टार्ट करती है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से उसका xi था, फाइनल xf हो जाता है। और अब हमारे पास k भी कांस्टेंट है क्योंकि ये स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है, ये भी बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा dx dx। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आता है -1/2 k x f स्क्वेयर्ड माइनस x i स्क्वेयर्ड, ठीक है। तो जो यहाँ पे आप देख लें, लेट मी नाउ एक्सप्लिसिटली राइट इट। तो जो स्प्रिंग फोर्स ने वर्क किया है वो किसके इक्वल है, -1/2 k x f स्क्वेयर्ड माइनस x i स्क्वेयर्ड। एंड यहाँ पे कुछ अगेन चीज़ें नोट करने की हैं। ऑफ कोर्स ये चीज़ें प्रॉब्लम का जवाब निकाल लेना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करने की है जो हमारे सामने है वो ये है कि जो हमारे पास वर्क आ रहा है ना स्प्रिंग फोर्स की वजह से वो नेगेटिव है। और नेगेटिव वर्क हम पहले पढ़ चुके हैं। वर्क नेगेटिव कब होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो आप इस डायग्राम में अगर देखें तो इनिशियली जब ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, यानी x जो है
पॉजिटिव है। एक्स पॉजिटिव होने का मतलब है कि ये जो डिफरेंस है हमारे पास ये पॉजिटिव है, सही है। तो उस दौरान जो स्प्रिंग फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, तो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो इसका मतलब है वर्क नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे मैं इसको लिख दूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला केस है वो ये है कि x इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, और इस केस में हमारे पास जो f है वो लेस दैन ज़ीरो है। जहाँ पे लेस दैन ज़ीरो का मतलब होने का मतलब ये है कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट है, और चूँकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो हमारे पास जो वर्क आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो वर्क स्प्रिंग फोर्स की वजह से नेगेटिव आता है। अब दूसरा सिनेरियो देखें, जिस केस में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट जब नेगेटिव है, ठीक है, तो जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, क्योंकि जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे तो स्प्रिंग फोर्स जो है वो अपनी डायरेक्शन बदल देगी, यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो दूसरे सिनेरियो में हमारे पास जब x नेगेटिव है तो इस सिनेरियो में हमारे पास जो x है f है वो पॉजिटिव हो जाता है, और अगेन हमारे पास जो स्प्रिंग का वर्क है वो नेगेटिव आता है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्क जो है ना, जो स्प्रिंग फोर्स वर्क करेगी वो हमेशा ही नेगेटिव होगा, एंड इट डजेंट मैटर कि स्प्रिंग जो है वो आप स्ट्रेच कर रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं। जो जनरल ट्रेंड है, यानी जो वर्क है स्प्रिंग फोर्स की वजह से, वो हमेशा ही नेगेटिव होगा। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड इवन फिजिकली, ठीक है, इंट्यूटिवली, कि जो स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क है वो हमेशा नेगेटिव होता है। और फिर इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं या उसको कंप्रेस करते हैं, अगर वर्क नेगेटिव है तो वो नेगेटिव रहना चाहिए। और इन दो पॉइंट्स में मैंने आपको यही आर्गूमेंट दिया है कि कैसे वर्क हमेशा नेगेटिव रहता है स्प्रिंग फोर्स की वजह से। इसको आप ग्राफ के ऊपर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो दिस इज़ लास्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू फॉर दिस प्रॉब्लम, एंड देन वी विल गो टू 2 डायमेंशनल केस। अगर आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो अब हमारे पास सिचुएशन इस तरह की बनेगी कि ये हमारे पास x और y एक्सेस हैं, और जो हमारा पास y एक्सेस है उसके ऊपर हमारे पास अब fx है, x डिपेंडेंट फोर्स, और x एक्सेस तो x एक्सेस है ही डिस्प्लेसमेंट। और अगर आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ प्लॉट करना चाहें जो हुक्स लॉ का है तो वो कुछ इस तरह का बनता है। लेट मी प्लॉट इट एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट। ओके, नाउ इट्स गोइंग थ्रू सेंटर। तो फ़र्ज़ करें कि इनिशियली हमारा जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच्ड नहीं है, ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये वो वाला डिस्टेंस है जब स्प्रिंग स्ट्रेच्ड नहीं है। तो ये वाला पॉइंट जो है ना, ये हमारा XI पॉइंट है, और इस पॉइंट के ऊपर XI के ऊपर हम फोर्स लगाना स्टार्ट करते हैं, और हम फोर्स लगाते जाते हैं इस पॉइंट तक, XF तक, ठीक है। तो ये जो पोर्शन बनेगा ना ग्राफ का, ये वाला वो पोर्शन है जो स्प्रिंग ने वर्क किया है स्ट्रेच करने के लिए, ठीक है, जो स्प्रिंग ने वर्क किया है, फोर्स ने वर्क किया है स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हुए। तो ये जो हमारे पास राइट साइड है ना, ये रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेचिंग को। तो जब स्प्रिंग स्ट्रेच होगा तो वर्क जो है वो इस तरह का होगा, और इसमें आप देख सकते हैं एक्सप्लिसिटली कि ये जो दो कंडीशंस मैंने बताई हैं, x पॉजिटिव स्ट्रेचिंग के दौरान, ये रहा x पॉजिटिव स्ट्रेचिंग के दौरान, ठीक है, और फोर्स नेगेटिव, तो आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव f ऊपर है लेकिन हमारे पास जो ग्राफ है वो नीचे है, तो फोर्स नेगेटिव है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप कंप्रेसिंग के दौरान देखें तो फ़र्ज़ करें ये स्टार्टिंग पॉइंट था ड्यूरिंग कंप्रेसिंग, और ये वो फिनिश पॉइंट है जहाँ पे हमने उसको कंप्रेस करना बंद किया है। तो इस पॉइंट से स्प्रिंग जो है वो वर्क करना स्टार्ट करता है और इस पॉइंट तक वर्क करता जाता है। तो ये वाला जो वर्क है ना, ये वाला वर्क जो है ये ड्यूरिंग क्या हुआ है, कंप्रेशन हुआ है, सही है। तो इस वाले सिनेरियो में अगर आप देखें तो हमारे पास जो x है वो नेगेटिव है, ये वाला, और जो फोर्स है वो पॉजिटिव है। तो फोर्स पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, और वर्क हमारे पास अगेन जो है वो नेगेटिव आया। तो आप इसको ग्राफिकली ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वन फाइनल पॉइंट इस टॉपिक में, और वो ये है कि मैंने कैलकुलेट किया है वर्क किसकी वजह से, स्प्रिंग फोर्स की वजह से। यहाँ पे अगर मुझे अप्लाइड फोर्स की वजह से करना हो तो क्या हो, तो अप्लाइड फोर्स की वजह से अगर आपने वर्क कैलकुलेट करना है तो आप इस एक्सप्रेशन को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेट मी स्पेंड अ मिनट ऑन दिस वन। अच्छा, अब जब आप स्प्रिंग को खींचते हैं ना
तो हमें नहीं पता होता कि हमारी जो फोर्स है इन जनरल वो डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे चेंज हो रही है, क्योंकि हमारे मसल्स जो है ना वो इतने ट्रेंड नहीं हैं कि हम कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर सकें या हम फोर्स का इन जनरल फार्मूला लिख सकें। ऑफ कोर्स हम लिखने के काबिल हो जाएंगे, बट इट्स गना टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट, इट्स गना बी वेरी डिफ़िकल्ट। तो हम करते क्या हैं, इस चीज़ को एक्सप्लॉयट करते हैं कि चूँकि हमें स्प्रिंग का फार्मूला इन जनरल पता है कि ये वाला होता है, तो हम वो वाली कंडीशन लगाते हैं कि फ़ोर्स अगर हम किसी तरह बैलेंस कर दें इस तरह के, जब हम स्ट्रेच करते हैं तो हमारी फ़ोर्स जो है अप्लाइड, वो अगर स्प्रिंग फोर्स के बराबर हो जाती है तो ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। और न्यूटन सेकंड लॉ फिर हमें ये बताएगा कि हमारी जो अप्लाइड फोर्स है वो स्प्रिंग फोर्स के बराबर है। तो हम इस चीज़ को एक्सप्लॉयट करके वर्क कैलकुलेट करने के काबिल हो जाएंगे बाई अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो हमारे पास अब चूँकि एफ़ अप्लाइड जो था वो किसके बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ एफ़ स्प्रिंग, तो इसका मतलब है कि जो डब्ल्यू अप्लाइड फोर्स है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू स्प्रिंग। और डब्ल्यू स्प्रिंग जो है वो हमने कैलकुलेट किया है ये वाला, तो इसका अगर नेगेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 के एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्लाइड फोर्स की वजह से, यानी जो वर्क हमने किया है वो पॉजिटिव है। ठीक है, और ये बिल्कुल वर्क की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, क्योंकि जब हम स्प्रिंग को खींच रहे हैं अप्लाइड फोर्स की वजह से, इस फोर्स की वजह से, तो हम इसको राइट खींचते हैं तो ऑब्जेक्ट राइट मूव करता है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सेम डायरेक्शन है तो वर्क पॉजिटिव। जब हम इसको कंप्रेस करते हैं तो अगेन डिस्प्लेसमेंट भी लेफ़्ट की तरफ है, फोर्स भी लेफ़्ट की तरफ है, तो हमारा जो नेट वर्क है अगेन वो पॉजिटिव आएगा। तो ये देखें कि हमारे पास जो वर्क है अप्लाइड फोर्स की वजह से वो दोनों सूरतों में पॉजिटिव आया है। ओके, तो अब मैं चलता हूँ फाइनल टॉपिक की तरफ जो मैं कवर करना चाहता हूँ, और वो यही है कि वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स बट इन 2 डायमेंशनल केस। और आप देखेंगे कि 1 डायमेंशनल केस से ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इन जनरल प्रोसीजर वही है, लेकिन जो हम काम करेंगे, इन जनरल जो तरीक़ाकार अपनाएंगे वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, यानी इसमें इंट्यूटिव डिफरेंसेस हैं। और बिल्कुल मैं वही प्रोसीजर फ़ॉलो करूँगा जो मैंने यहाँ पे फॉलो किया है, ये वाला, कि आपको कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग दूंगा कि हमारे पास कंडीशंस कौन सी हैं, फिर एक ग्राफ प्लॉट करूँगा और उसके बाद ये वर्क वाला फार्मूला यूज़ करके 2 लाइन में वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स 2 डायमेंशनल केस जो है वो ड्राइव कर लूँगा। लेकिन जो ऑफ कोर्स इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग है वो मैं पहले दूंगा। तो हमारे पास है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स और ये है हमारे पास 2D केस। जो हमने ऊपर किया है वो था 1D केस। एंड लेट मी एक्चुअली मेक एनालॉजी, मींस जो स्टेप मैंने 1 डायमेंशनल केस के लिए किए हैं ना, मैं उन्हीं स्टेप्स को 2 डायमेंशनल केसेस के लिए करने जा रहा हूँ। एंड यू विल सी कि कैसे सारे स्टेप्स वही हैं, सिर्फ फोर्स जो है अब वो 2 डायमेंशनल बन जाती है। और 2 डायमेंशनल बनने से बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन पैदा होती है। पहली चीज़ तो ये है कि हमने पहला स्टेप मैंने ये लिखा था कि ये देखें कि ये फोर्स जो है ना ये सिर्फ फंक्शन है इधर इस वाली में, कि फोर्स जो है वो यहाँ पे कोऑर्डिनेट का फंक्शन है एक्स का, क्योंकि 1 डायमेंशनल था। और मैंने कहा था कि मैं इसको सिर्फ ये कहूँगा कि इसकी डायरेक्शन जो है वो सेम है, जबकि मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड जो है वो वेरी करती है लेकिन डायरेक्शन सेम है। दिस वाज अ 1 डायमेंशनल केस, दिस वाज ईजियर। लेकिन जब मैं 2 डायमेंशनल केस लेता हूँ तो देखें कि डायरेक्शन जो है जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाली डायरेक्शन थी, अब वो इतनी आसान नहीं रहती, क्योंकि जब मैंने कहा था कि डायरेक्शन सेम है तो मैंने फाई को फिक्स कर दिया था, यानी जो डॉट प्रोडक्ट था ना वो फिक्स हो गया था, क्योंकि जब डायरेक्शन सेम है तो इसका मतलब है एंगल डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान ज़ीरो है, तो कोसाइन नहीं आया था। तो ये सारी चीज़ें, ये वाला आर्गूमेंट जो यहाँ पे मैंने दिया था, ये सिंपली डॉट प्रोडक्ट ख़त्म हो गया था। लेकिन 2 डायमेंशनल केस में चूँकि जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि अब आपको डॉट प्रोडक्ट को ही रखना होगा, विच मीन्स कि फोर्स भी चेंज हो रही है और एंगल भी चेंज हो रहा है। सो दिस इज़ अ लॉट ऑफ चेंज गोइंग फ्रॉम 1 डायमेंशनल केस टू 2 डायमेंशनल केस। अब हमारी जो फोर्स है उसको अगर मैं लिखूं तो अब मेरी जो फोर्स है वो है एफ, इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो ये अब फंक्शन है एक्स और वाई का। और अब देखें कि मैं यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में लेमी हियर नो सबस्क्रिप्ट,
इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे सबस्क्रिप्ट जब मैंने लास्ट टाइम लिखा था तो वो मैंने इसलिए लिखा था कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि फोर्स जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ लग रही है, और अगर फोर्स एक्स एक्सिस की तरफ लगे तो विच मीन्स कि मेरी डायरेक्शन फिक्स हो गई है, और डायरेक्शन फिक्स होने का मतलब है कि मेरा थीटा फिक्स हो गया है। सही है। लेकिन यहाँ पे नो सबस्क्रिप्ट का मतलब ये है कि फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, विच मीन्स कि थीटा फिक्स नहीं है कि वो किस लम्हे के ऊपर किस डायरेक्शन में लग रही है। और इसका अगर अब मैं फ़ौरन से ग्राफ ड्रा करूं तो मेरे पास प्लॉट भी बहुत इंटरेस्टिंग आएगा, और मैं इसका भी कंपैरिजन आपको करके दिखाता हूं कि ये क्यों लगता तो उसी तरह का प्लॉट है जैसे मैंने ऊपर वन डायमेंशनल केस में ड्राइव किया था, लेकिन ये क्यों मुख्तलिफ है उससे। इनफैक्ट मैं उस वाले को कॉपी करूंगा और यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अब जो मेरे पास सिनेरियो बनेगा वो ये वाला बनेगा, ठीक है। और लेट मी फर्स्ट कंप्लीट दिस प्लॉट और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। फ़र्ज़ करें कि मेरा जो इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट होती है और इस एफ पॉइंट तक फोर्स लगती जाती है, ठीक है। और अब मैंने कहा है कि चूँकि फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होती हैं, तो फ़र्ज़ करें कि इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स की डायरेक्शन है, फोर्स की मैग्नीट्यूड है वो ये है, और उसकी डायरेक्शन जो है वो एंगल फाई से दी जाती है। और इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स की मैग्नीट्यूड है वो ये वाली है, और उसकी जो डायरेक्शन है वो ये वाली है। अब आप देख रहे हैं कि क्या चेंजेस आई हैं, और चेंजेस ये आई हैं कि फोर्स की ना तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और ना ही डायरेक्शन कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड आप एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और डायरेक्शन आप मैग्नीट्यूड आप एरो की लेंथ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और डायरेक्शन आप थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर अगर आप गौर करें तो एरोज़ की लेंथ भी ये तकरीबन एक जैसी लग रही है, लेकिन आप फ़र्ज़ करें कि ये एक जैसी नहीं है, मुख्तलिफ है। तो एरोज़ की लेंथ भी डिफरेंट है और थीटा भी डिफरेंट है, ठीक है। विच मीन्स कि जो फोर्स है वो प्योरली वेरिएबल है, डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी। सो दिस इज़ द टू डायमेंशनल केस। लेट मी मे ब्रिंग इट अ लिटिल डाउन, और अब मैं थोड़ा सा और कंपैरिजन आपको दे दूं इस वाले का और ये वाली जो डायग्राम मैंने ऊपर बनाई थी, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट मी कॉपी दिस वन टू, ऑल्दो आई हेट कॉपीइंग दिस थिंग्स बट लेट मी कॉपी इट एनीवे, क्योंकि मुझे ज़रूरत है। तो इसको अब मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ तो आप देखेंगे कि जो रिप्रेजेंटेशन है ना दोनों की वो काफ़ी मुख्तलिफ है। चलें तो अब ज़रा कंपैरिजन करते हैं। पहला कंपैरिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम का, ये था मेरे पास एक्स और एफ़ के दरमियान ग्राफ, ये है मेरे पास एक्स और वाई के दरमियान ग्राफ। क्या फ़र्क है कोऑर्डिनेट्स को एक्स और एफ़ कहने में और एक्स और वाई कहने में। एक्स और एफ़ के दरमियान जब मैं ग्राफ प्लाट करता हूँ तो ये मेरे पास स्टिल वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये ग्राफ सिंपली ये बता रहा है कि हमारे पास कोई फोर्स है और वो फोर्स फंक्शन है एक्स का। लेकिन जब मैं ग्राफ को एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में लिखता हूँ तो इसका मतलब है जो क्वांटिटी मैं यहाँ पे प्लॉट करूँगा वो एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है। पहला डिफरेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं आपने पहले इसको नोट किया है या नहीं, और वो ये है कि जब मैं किसी फिज़िकल क्वांटिटी को वाई एक्सिस के ऊपर लेता हूँ और सिर्फ एक कोऑर्डिनेट को एक्स या वाई को इधर लेता हूँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर, तो इसका मतलब है कि ये क्वांटिटी इस फासले के साथ कैसे बदलती है। इट इज़ स्टिल अ वन डायमेंशनल ग्राफ। लेकिन जब मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेके उसके अंदर किसी क्वांटिटी को प्लॉट करता हूँ तो ये हमें बताती है कि अब जो क्वांटिटी है वो बज़ाते खुद टू डायमेंशनल है, यानी वो एक्स वाई प्लेन में चेंज हो रही है। सही है, इसको आप टेबल टॉप समझें, एक मेज़ की सतह समझें, पहली चीज़। जो दूसरी चीज़ है, जब मैं इस पॉइंट आई से इस पॉइंट एफ़ तक गया था तो मैंने कहा था कि फोर्स जो है वो हर पॉइंट के ऊपर कांस्टेंट रहती है, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। जब इधर इस वाले ग्राफ में मैं आई से एफ़ तक जा रहा हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि फोर्स ना तो मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट रहती है और ना ही डायरेक्शन में। और उसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया है कि अगर जो इस एरो की लेंथ है ये अगर मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करे और फाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे तो आप देखें कि इस पॉइंट के ऊपर फाई और एफ़ जो है वो एक एफ़ जो है उसकी ये लेंथ है और फाई की ये वाली वैल्यू है। लेकिन जब इस पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट पहुँचता है तो एफ़ जो है वो इस डायरेक्शन में है और फाई जो है वो भी बदल गया है।
मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ना तो फोर्स सेम रही है, ना तो फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम रही है और ना ही डायरेक्शन सेम रही है। सो दिस वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस जो स्टूडेंट गलती करते हैं समझने में, कि ये दोनों एक जैसे ग्राफ लग रहे हैं लेकिन इन दोनों ग्राफ्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ज़मीन आसमान का फ़र्क इस सेंस में कि ये जो लेफ़्ट वाला ग्राफ है ना, ये वाला, ये वन डायमेंशनल ग्राफ है, ये हमारे पास टू डायमेंशनल ग्राफ है। तो इन जनरल जब हमारे पास एफ़ भी चेंज हो रहा हो मैग्नीट्यूड में और उसकी डायरेक्शन फाइव भी चेंज हो रही हो, तो हम जो डॉट प्रोडक्ट है वर्क को डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगेन प्रोसीजर बाकी वही है यहाँ पे, यानी आप इस सारे वर्क पाथ को इन छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करेंगे, लेकिन अब हम ये नहीं ले रहे कि हर पैच के दरमियान जो फोर्स है वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड में तो आप ले सकते हैं इन जनरल, लेकिन यहाँ पे मैं ये नहीं कंसीडर कर रहा कि वो मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है। ठीक है, तो फोर्स जो है, अब हम ये कह रहे हैं कि इन स्मॉल पैचेस के दौरान फोर्स जो है वो डायरेक्शन में भी चेंज होती है और मैग्नीट्यूड में भी चेंज होती है। बाकी प्रोसीजर वही है। तो हमने ये किया था, ये वाला प्रोसीजर किया था और एंड पे ये वाला रिज़ल्ट हमने लिखा था, ये वाला रिज़ल्ट। ठीक है, कि टोटल वर्क जो है वो इस तरह बनेगा। बिल्कुल यहाँ पे भी हम वही कम करेंगे। तो हर स्मॉल, अगर मैं इस पाथ को भी स्मॉल पैचेस में डिवाइड करूँ तो मेरे पास जो डेल्टा डब्ल्यू आना चाहिए, डायरेक्ट मैं बिल्कुल अब लिखने लगा हूँ, तो जो मेरे पास डेल्टा डब्ल्यू आना चाहिए, लेट मी गो बैक टू वाइट। तो जो डेल्टा डब्ल्यू टोटल आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मेरे पास सम होना चाहिए आई के ऊपर, और ये बन जाएगा एफ आई डॉट डेल्टा डब्ल्यू आई। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें नोट करने की है। पहली कि ये इक्वेशन जो है अब मैंने डायरेक्ट लिख लिया क्योंकि बाकी सारे स्टेप्स वही हैं जो मैं ऊपर करके आया हूँ, और ये इक्वेशन बिल्कुल ये वाली इक्वेशन है, पहली बात। दूसरी बात, इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो मेरे पास डॉट नहीं है, लेकिन इस एक्सप्रेशन में अगर आप देखें तो मेरे पास डॉट मौजूद है, ये वाला डॉट जो मुझे ये बता रहा है कि थीटा जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हुए चेंज हो रहा है। तो मैं थीटा को ख़त्म नहीं कर रहा, थीटा इस डॉट में छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट जो है ये मौजूद है अपनी जगह पे, और इन जनरल ये वेरी कॉम्प्लिकेटेड होता है कैलकुलेट करना। नेक्स्ट स्टेप वही है कि आप जो दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्प्लेसमेंट है उसको इन्फिनिटेसिमल कंसीडर करते हैं, यानी आप लिमिट लेते हैं डेल्टा टी अप्रोचेस ज़ीरो, और जब आप डेल्टा एक्स अप्रोचेस ज़ीरो। एक और मिस्टेक यहाँ पे, ये डेल्टा डब्ल्यू नहीं है, ये डेल्टा एक्स है। तो ओके, तो अब इसको बल्कि डेल्टा एक्स भी नहीं लिखते, एक्स भी कंफ्यूज करता है, लेट्स कॉल इट डेल्टा एस। ठीक है, एस जो है वो जनरल टू डायमेंशनल डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिमिट लेंगे डेल्टा एस अप्रोच ज़ीरो समेशन आई इक्वल्स 1 टू एन का कर लें, और ये भी हमारे पास एफ आई है तो ये बन जाएगा एफ आई डॉट डेल्टा एस आई। सही है, तो इस सूरत में हमारे पास जो डेल्टा टी आएगा वो अगेन क्या हो जाएगा, इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा, आई अप टू एफ डॉट डी एस, बिल्कुल इसकी तरह जैसे हमने यहाँ पे इंटीग्रल लिया था, ये वाला, ये इसका लिमिट लिया था तो हमारे पास क्या हुआ था, इंटीग्रल फॉर्म आ गई थी। यहाँ पे भी हम लिमिट लेते हैं तो हमारे पास इंटीग्रल फॉर्म आ जाती है ये वाली, लेकिन ये वाली इंटीग्रल फॉर्म बहुत डिफरेंट है उस इंटीग्रल फॉर्म से जो हमारे पास लास्ट केस में था। लास्ट केस में फोर्स जो थी डायरेक्शन में फिक्स थी, तो हमारे पास ये डॉट प्रोडक्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पे फोर्स डायरेक्शन में भी चेंज हो रही है, तो इंटीग्रल के अंदर हमारे पास डॉट मौजूद है। इस तरह के इंटीग्रल्स जो है ना, ये फिज़िक्स में लाइन इंटीग्रल्स कहलाते हैं। ठीक है, और चूँकि फोर्स हमारे पास जो है यहाँ पे वो फंक्शन है एक्स और वाई का, तो हमारे पास काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम आता है और हमें फोर्स की एग्जैक्ट फॉर्म चाहिए होती है। मैं इसकी एक एग्जांपल करूंगा अभी आपके लिए, लेकिन हमें फोर्स की एग्जैक्ट फॉर्म चाहिए होती है। ये जो लाइन इंटीग्रल्स हैं, यानी इस तरह के इंटीग्रल्स को सॉल्व करने का तरीका जो है, ये आप आगे चल के जब मैं फर्दर हायर कोर्सेज की वीडियोस बनाऊंगा तो ऑफ कोर्स लाइन इंटीग्रल्स को हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बिना फिज़िक्स सीखना आसान नहीं है। लेकिन इस तरह के इंटीग्रल्स जो हैं ये लाइन इंटीग्रल्स कहलाते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। और चूँकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो हम एक्चुअली डॉट से जान छुड़ा सकते हैं, और वो हमारे पास आता है समथिंग विच वी कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ वर्क। तो मैं इसको लिखता हूँ वर्क एज डॉट प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास, अगर मैं वर्क को
डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना चाहूँ वर्क एज डॉट प्रोडक्ट, तो अगर मैं इसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसका मतलब है कि मेरे पास 2 डायमेंशनल फोर्स है और 2 डायमेंशनल डिस्प्लेसमेंट है। तो जो एफ आएगा वो बनेगा एफ एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस एफ वाई जे यूनिट फोर्स के एक्स और वाई कंपोनेंट, और सिमिलरली जो एक्स के डिस्प्लेसमेंट के एक्स और वाई कंपोनेंट बनेंगे डी एस, वो बन जाएंगे डी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस डी वाई जे यूनिट वेक्टर। फिर यहाँ से आपके पास अगर आप डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं तो डब्ल्यू टी जो है वो हमारे पास बन जाएगा इंटीग्रल आई टू एफ, और डॉट प्रोडक्ट आप लेंगे तो ये बन जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। और ये वाली इक्वेशन अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पहले भी ड्राइव करवाई थी जब सिंपली मैंने वर्क को डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा था, ठीक है। और ये हमारे पास इंडिविजुअल वर्क्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो आपने ये वर्क के कंपोनेंट्स नहीं हैं, ये सिंपली वर्क के यूँ कह लें कि इंडिविजुअल फॉर्म्स हैं कि जो फोर्स का एक्स कंपोनेंट था उसकी वजह से कितना वर्क हुआ है, और जो फोर्स का वाई कंपोनेंट था, क्योंकि फोर्स जो है वो 2 डायमेंशनल है, तो जो वाई कंपोनेंट था उसकी वजह से कितना वर्क हुआ है। सो दिस इज़ अ लॉट टू ऑब्जर्व, यू नीड टू सिट एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड। और ये इंटीग्रल जो है ये स्टिल इनके ऊपर इंटीग्रल है, यानी आप फोर्स और डी एक्स लेके उसके ऊपर इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास टोटल वर्क आएगा। सिमिलरली वाई के ऊपर इंटीग्रल लेंगे तो आपके पास कुछ वर्क आ गया एक्स और वाई कंपोनेंट का, और उनको आप ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल वर्क आएगा in the case of variable force in 2 dimensions, right? This is a lot. Okay, one final thing, और वो final thing जो है वो numerical problem है, ठीक है। और मैं numerical problems को यहाँ पे numerical problem of course means example है जो मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ। सो हियर इज़ द एग्जांपल जिसको मैं करना चाह रहा हूँ, और एग्जांपल की स्टेटमेंट ये है, स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज़ सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, द ऑब्जेक्ट इज़ पुल्ड साइडवेज बाई अ फोर्स f दैट इज़ ऑलवेज हॉरिजॉन्टल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे पास जो फोर्स है वो हमेशा ही हॉरिजॉन्टल रहती है until the string finally makes an angle theta m with the vertical. The displacement is accomplished at a small constant speed. This is again very important, ठीक है, कि स्पीड कांस्टेंट है, जिसका मतलब ये है कि जो नेट फोर्स है वो हर पॉइंट के ऊपर ज़ीरो है, ठीक है। और ये काम ज़रूरी है, मैंने आपको बताया था एक्सप्लॉइट करने के लिए जब मैं स्प्रिंग वाली एग्जांपल दे रहा था। यानी आपको अप्लाइड फोर्स का नहीं पता तो आप क्या करते हैं, आप अप्लाइड फोर्स को स्प्रिंग फोर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं इस कंडीशन के अंदर कि अगर स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। यानी न्यूटन सेकंड लॉ जो है हमें ये बताता है कि दोनों फोर्सेस बराबर होंगी। और फिर फाइनली हमें कहा गया है कि फाइंड द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस दैट एक्ट्स ऑन द बॉडी। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ये नहीं कहा गया कि आप अप्लाइड फोर्स की वजह से वर्क कैलकुलेट करें, हमें कहा गया है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। और ये वो पॉइंट है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करके बताया था कि जितनी भी फोर्सेज एक्ट कर रही होती हैं सिस्टम के ऊपर, हर फोर्स अपना अलहदा वर्क करती है। हम लाजिम नहीं है कि सारे वर्क कैलकुलेट करें, क्योंकि हमें जो पूछा गया होता है क्वेश्चन में वही सॉल्व करते हैं। और इस सिनेरियो में हमसे एक्सप्लिसिटली कहा गया है कि वर्क कैलकुलेट द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, सो वी आर गोना टेक केयर ऑफ एवरी सिंगल फोर्स इन दिस केस, ठीक है। सो लेट्स मेक अ डायग्राम। और डायग्राम में ये सिंपली हमारे पास जो ज्योमेट्री है वो ये बता रही है कि इट्स सम काइंड ऑफ पेंडुलम। सो दिस इज़ पेंडुलम, लेट्स से ये हमारे पास स्मॉल मैस है और इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फ़ोर्स लगती है F, और ये फ़ोर्स जो है ये कांस्टेंट है, और ये फ़ोर्स उस वक्त तक लगती जाती है जब तक ऑब्जेक्ट जो है वो इस पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता, ठीक है। लेट मी यूज़ द सेम कलर फॉर द मैस। सो जब तक ऑब्जेक्ट इस पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता, ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लग रही है। और ये इस पॉइंट के ऊपर जो एंगल बनाता है वो क्या है,
थीटा एम है, उन्होंने किताब में फाई एम कहा हुआ है, सो लेट मी एक्चुअली यूज़ फाई एम, तो ये फाई एम एंगल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने सारी फोर्सेस की वजह से वर्क कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, विच मीन्स कि देखते हैं कि कितनी फोर्सेस सिस्टम के ऊपर लग रही हैं। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो इसका वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, सो दिस इज़ डब्ल्यू, और टेंशन जो है वो इस डायरेक्शन में एक्ट करती है। तो तीन फोर्सेस हैं। ठीक है, और अगर आप गौर करें तो टेंशन को हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। ये वाला कंपोनेंट, ये हमारे पास टी है, और टी का ये वाला कंपोनेंट। ठीक है, और ये हम देख सकते हैं कि अगर ये हमारे पास एंगल थीटा एम है तो सामने वाला जो कंपोनेंट है वो टी वाई बनेगा, और ये वाला जो कंपोनेंट है हमारे पास ये बनेगा टी एक्स। तो हम यूँ कर लें, बल्कि टी वाई और टी एक्स को छोड़ें, आप यूँ देख लें कि सामने वाला जो कंपोनेंट है वो क्या होता है, साइन थीटा वाला। तो इसको मैं लिख देता हूँ कि ये वाला जो कंपोनेंट है ये टी साइन फाई है, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये टी कोसाइन फाई है। मैं फाई लिख रहा हूँ, फाई एम नहीं लिख रहा, क्योंकि उन्होंने बताया कि फोर्स जो है ये जब तक फाई एम तक नहीं पहुँच जाता तब तक कॉन्स्टेंट है, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट करती है, इसलिए मैंने इसको हॉरिजॉन्टली दिखाया है। ठीक है, और दूसरी बात उन्होंने ये बताई है कि ये कांस्टेंट है थीटा एम तक। इसका मतलब है कि थीटा एम से नीचे जितने भी एंगल होंगे फोर्स कांस्टेंट रहेगी, थीटा एम के ऊपर जाके ये चेंज हो सकती है, यानी वन डायमेंशनल नहीं रहती। तो मैं इन जनरल यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये जनरल थीटा ले रहा हूँ, यानी फाई की वैल्यू जो है वो फाई एम नहीं ले रहा, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा फाई एम के ऊपर। तो सबसे पहले मैं वर्क कैलकुलेट करना चाहता हूँ इस अप्लाइड फोर्स एफ़ की वजह से। तो सबसे पहले मुझे चाहिए डब्ल्यू एफ़। ठीक है, वैसे तो मुझे तीन फोर्सेस हैं, तो मुझे डब्ल्यू भी चाहिए जो वर्क वेट की वजह से होता है, और मुझे डब्ल्यू टी भी चाहिए जो वर्क टेंशन की वजह से होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। और इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले फोर्स चाहिए, और फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए आप इस फ्री बॉडी डायग्राम को देखें, और इस फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर आप फ़ौरन से क्या कर सकते हैं, वो हमारा जो पुराना दोस्त है अंकल न्यूटन, उसका दूसरा लॉ हम यूज़ कर सकते हैं। सो लेट मी पुट दिस थिंग ऑन साइड। और अब अगर मैं न्यूटन्स लॉ यूज़ करूं, सेकंड लॉ स्पेसिफिकली, तो वो हमें बताता है कि समेशन एफ एक्स इक्वल्स ज़ीरो। ये जो ज़ीरो है ना, ये ज़ीरो मैं अपनी जेब से नहीं लगा रहा, ये ज़ीरो यहाँ पे हमें दिया गया है। ये देखिए कांस्टेंट स्पीड विच मीन्स नेट एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, तो समेशन एफ एक्स जब आप ज़ीरो लेते हैं तो एक्स एक्सिस की तरफ देखें, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ एफ लग रही है, और नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ टी साइन थीटा है। तो इधर से मेरे पास जो आएगा वो आएगा एफ इक्वल्स टी साइन फाई। सिमिलरली जब आप समेशन एफ वाई लेते हैं तो उसमें अगर आप देखें तो मेरे पास वाई एक्सिस की तरफ जो है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ टी को साइन फाई लग रहा है, और नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ वेट है। तो यहाँ पे मेरे पास टी वाई इक्वल्स ज़ीरो जो है वो मुझे कंडीशन देगा टी साइन फाई इक्वल्स डब्ल्यू। ठीक है, तो मेरे पास अब देखें मुझे क्या चाहिए, एफ़ चाहिए, मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ, और एफ़ का फार्मूला मैंने ड्राइव कर लिया, ये टी साइन फाई के बराबर है। फाई हमारा इंटीग्रेशन वेरिएबल होगा, हम देखेंगे, उसके लिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें मैक्सिमम फाई की वैल्यू दी हुई है, तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास टी नहीं है। ठीक है, तो टी मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन से निकालने की कोशिश करूँगा, और आसान तरीका यही है कि मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूँ। तो अगर मैं इनको डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास बनेगा, लेफ़्ट साइड पे मेरे पास f डिवाइड बाई डब्ल्यू आ जाएगा, और राइट साइड पे बनेगा t साइन फाई डिवाइड बाई t को साइन फाई, और t कैंसिल हो जाएगा, और ये मेरे पास आएगा टेन फाई। तो यहाँ से मेरे पास जो f आ जाता है वो आ जाता है w टेन फाई। ठीक है, तो अब मेरे पास f आ गया, और एक दफ़ा मेरे पास f आ गया तो मैं वर्क कैलकुलेट कर सकता हूँ। और वर्क की अब मैं ये वाली जो मैंने एक्सप्रेशन ड्राइव की थी ना, जो ये वाली, इस वर्क में देखें ये f जो है ना वो सिर्फ ये वाली जो f है एक्स एक्सिस के लॉन्ग लग रही है, तो मैं ये वाला पीस लूँगा और इसको इंटीग्रेट करूँगा वर्क के लिए। वाई एक्सिस की तरफ कोई f नहीं है, तो ये पीस जो है ये ज़ीरो होगा, तो सिर्फ वर्क का ये वाला हिस्सा रह जाएगा। तो मेरे पास जो डब्ल्यू एफ़ आएगा, वर्क डन बिकॉज ऑफ द फोर्स f, वो क्या होगा, इंटीग्रल आई टू एफ, ये था एफ एक्स डी एक्स, जिसको अब मैं लिखूं तो अब इंटीग्रल जो है मेरा वो ज़ीरो से फाई एम तक जाता है, क्योंकि थीटा चेंज हो रहा है, और एफ एक्स जो है वो अब एफ है, और वो किसके बराबर है, डब्ल्यू टेन फाई के बराबर है, और साथ में आ जाएगा डी एक्स।
अब यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट करने की हैं। पहली कि ये डब्ल्यू तो मेरे पास मौजूद है, एम जी के बराबर एम एस पी गिवन है जी, हमें पता है। टेन फाई जो है, फाई के ऊपर हमारे पास इंटीग्रल है कि फाई चेंज हो रहा है, लेकिन इंटीग्रल जो है वो डी एक्स के ऊपर भी है कि एक्स भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये होता है ऐसी सिचुएशंस में कि हमारा जो इंटीग्रैंड है ना, ये वाली चीज़ जो इंटीग्रल के अंदर है, इसके अंदर दो वेरिएबल्स आ रहे हैं जिनके ऊपर इंटीग्रेशन हो रही है। एक वेरिएबल एक्स है और एक वेरिएबल फाई है, ठीक है। लेकिन होता यूँ है कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, विच मीन्स कि मैं फाई को एक्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ या फिर एक्स को फाई की फॉर्म में लिख सकता हूँ। जिससे होता ये है कि हमारा जो इंटीग्रल है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक वेरिएबल के ऊपर होता है, आ जाता है। तो चूँकि यहाँ पे मेरी जो इंटीग्रेशन है वो फाई के ऊपर है, तो इसका मतलब है मैं एक्स को फाई की फॉर्म में लिखूँगा। और अब अगर मैंने एक्स को फाई की फॉर्म में लिखना है तो मैं यहाँ जा सकता हूँ ऊपर डायग्राम के ऊपर, और हमें प्रॉब्लम में बताया गया है कि इस पेंडुलम की जो लेंथ है वो कितनी है, एल है, ठीक है। और जब पेंडुलम इस पॉइंट के ऊपर होता है तो आप अगर देखें तो ये उसकी लेंथ है और ये डिस्टेंस x है यहाँ से ओरिजिन जो मीन पोजीशन थी उससे x एक्सिस की तरफ। सो लेट मी एक्चुअली राइट इट, लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर, विच कलर शुड आई पिक, येलो शुड बी फाइन। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस जो है ये मेरे पास x है, और चूँकि ये वाला लेंथ जो पेंडुलम की है ये l है, और ये वाला एंगल जो है ये फाई है, इन जनरल फाई m तो मैक्सिमम है। तो यहाँ पे मेरे पास जो x आता है ना वो इक्वल आता है l साइन फाई, ठीक है। तो अगर x l साइन फाई के बराबर है तो जो dx है वो किसके बराबर होगा, l साइन का डेरिवेटिव कोसाइन फाई होता है, और साथ में क्या आ जाएगा, डी फाई। तो मैंने डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली है, ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूँ। और अब आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा ट्रिकी था, तो अब मैं ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँ तो ये बन जाएगा 0 अप टू 5m। डब्ल्यू मैं बाहर ले लेता हूँ, कांस्टेंट है, तो ये बन जाएगा 10 फाई, और डी एक्स जो है वो है हमारे पास l साइन फाई डी फाई, सही है। और अब अगर मैं देखूं तो जो मेरे पास गिव मी अ मोमेंट, ओके ये मेरे पास आ गया 10 फाई, ये साइन फाई नहीं है, ये कोसाइन फाई है, यही मिस्टेक थी क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है। तो डी एक्स की वैल्यू जो है ना वो एल कोसाइन फाई डी फाई है, तो मैंने यहाँ पे साइन फाई सब्सटीट्यूट किया, तो ये आ जाएगा एल कोसाइन फाई डी फाई। क्योंकि अब कोसाइन, अब देखें कि यहाँ पे टेन फाई जो है ये साइन फाई डिवाइड बाई कोसाइन फाई के बराबर होता है, तो कोसाइन फाई कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास रह जाएगा डब्ल्यू टाइम्स एल, उसको अगर मैं बाहर ले लूँ 0 to 5m, और ये बन जाएगा अब मेरे पास सिंपली साइन फाई डी फाई, सही है। और अब मैं साइन फाई का इंटीग्रल लूँ तो वो आएगा माइनस को साइन फाई, तो ये बन जाएगा डब्ल्यू एम जी के बराबर होता है एम जी एल, और कोसाइन साइन फाई का इंटीग्रल माइनस को साइन फाई होता है, उस माइनस को हम यहाँ पे लेते हैं, और अब ये बन जाएगा कोसाइन फाई और 0 to 5m। और यहाँ पे अगर मैं ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ तो ये बन जाएगा माइनस एम जी एल कोसाइन ऑफ 5m माइनस 1, क्योंकि कोसाइन 0 जो है वो 1 होता है, और इसको हम फाइनली लिख सकते हैं एम जी एल 1 माइनस कोसाइन 5m, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, वर्क आ गया है इस फोर्स की वजह से जो अप्लाइड फोर्स है। तो मैंने अभी सिर्फ अप्लाइड फोर्स की वजह से वर्क कैलकुलेट किया, इट्स वेरी पेनफुल, ठीक है। और यहाँ से एक बहुत इंटरेस्टिंग नतीजा हमारे पास निकल के आने वाला है, और मैं उसको भी बताता हूँ। लेकिन उससे पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ कि फ़र्ज़ करें कि ये हमारा जो पेंडुलम था, अब ज़रा गौर कीजिएगा, मैं इस डायग्राम का बेड़ा गर्क करने लगा हूँ, लेकिन एक ऐसी चीज़ निकल के सामने आएगी कि आप हैरान रह जाएंगे। फ़र्ज़ करें कि ये ओरिजिनली इस पॉइंट के ऊपर जो हमारी मीन पोजीशन थी, इस पॉइंट के ऊपर हम ले लेते हैं कि ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये हमारे पास ग्राउंड है। और इस पॉइंट के ऊपर हम यूँ ले लेते हैं कि हमारा जो पेंडुलम है वो ग्राउंड से किसी हाइट h के ऊपर चला गया है, ठीक है। तो अब ज़रा गौर करिएगा, ये पेंडुलम की लेंथ जो है ये l है, ये एंगल जो है ये फाई m है, ठीक है। और ये वाली जो साइड है ये क्या बनेगी, l, क्योंकि l हमारा हाइपोटेन्यूज़ है,
और ये एंगल फाई है, तो ये वाली साइड हमारे पास बेस बनी है और ये हमारे पास क्या बनी है, एल कोसाइन फाई। तो ये वाली साइड है, ये वाली, इसका टोटल हाइट क्या बनी है, एल कोसाइन फाई एम, ठीक है। और ये वाली जो टोटल लेंथ थी, ये वाली लेंथ थी हमारे पास एल। तो ये वाला जो फासला बना है, ये वाला फासला जिसको मैंने एच कहा है, ये मेरे पास बना है, लेट मी राइट इट डाउन। तो ये जो एच बना है, ये बना है एल माइनस एल कोसाइन फाई एम, यानी एल इंटू 1 माइनस कोसाइन फाई एम, ठीक है। तो ये मेरे पास एच की वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ जो फार्मूला मैंने ड्राइव किया है, तो एल इंटू 1 माइनस कोसाइन फाई एम, ये तो मैंने अब आपको साबित कर दिया है कि ये एच के बराबर है। तो डब्ल्यू अप्लाइड जो है वो किसके इक्वल आ गया है, एम जी एच। और अब आप कहेंगे वेट अ मिनट, ये चीज़ तो सिंपली पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। एंड यस, एग्जैक्टली दिस इज़ पोटेंशियल एनर्जी, बट यू डोंट नो। मैंने अभी आपको पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ाई, मैंने सिर्फ आपको एक थोड़ा सा टेस्ट दिया है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। क्यों हमारे पास हमेशा जब हम वर्क की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं हम, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि वर्क असल में पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ गया, लेकिन ये हम आगे चल के करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। दिस वाज अ जस्ट लिटिल हिंट कि चीज़ें जो हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। और आप अब यहाँ पे कह सकते थे कि इतनी ज़्यादा ये जो मैंने कैलकुलेशन की है, इसकी बजाय सिंपली हम इसको यहाँ से यहाँ तक MGH नहीं कह सकते थे। प्रिसाइजली दिस इज़ व्हाट वी डू, और यही है जो हम मैट्रिक में या फिर FSC में करते आए हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली MGH। सो व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाई वी हैव टू डू ऑल दिस कैलकुलेशन जो हमने यहाँ पे की है, इसका क्या फ़ायदा हुआ। एंड ये वो रीज़न है जो आपको शायद FSC में भी पढ़ाई गई हो कि जब आप किसी चीज़ को ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव करवाते हैं तो आप कहते हैं कि हम उनको स्लोली मूव करवाएंगे। वो सारी स्लोली मूव करवाने के पीछे लॉजिक ये थी कि ये जो आप अप्लाइड फोर्स की वजह से इतना सारा वर्क कैलकुलेट करते हैं ना, ये सारे का सारा आप करने की बजाय सिंपली ये आर्गूमेंट दें कि चूँकि हम उसको स्लोली मूव करवा रहे हैं और अगर वो वर्टिकली मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो हमेशा ही अगर वो फोर्सेस का सम ज़ीरो है, स्लोली मूव करने का मतलब यही है कि फोर्स जो है वो कांस्टेंट है हर पॉइंट के ऊपर, और फोर्सेस का सम अगर ज़ीरो है, लेट मी चेंज कलर, तो अगर फोर्सेस का सम ज़ीरो है विच मीन्स समेशन एफ वाई जो है अगर ये ज़ीरो है, तो जो अप्लाइड फोर्स है कोई भी आपके पास जो आप अप्लाई कर रहे हैं वो किसके बराबर आएगी, वेट के बराबर आएगी, सही है। तो लेकिन सिर्फ ये फ़र्क है कि अप्लाइड फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, पॉजिटिव है, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे आप अब क्या करेंगे, अपनी तरफ से एक नेगेटिव साइन लगा देंगे डायरेक्शन को कंपनसेट करने के लिए, जिसका मतलब ये है कि जो अप्लाइड फोर्स ने वर्क किया है वो वर्क बराबर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के जो वेट की वजह से है। तो अप्लाइड फोर्स ने ये वर्क किया है, हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो जो ग्रेविटेशनल यानी डब्ल्यू होगा वो क्या होगा, माइनस MGH या फिर माइनस MGL इंटू 1 माइनस कोसाइन फाई एम। तो मैंने एक सिंपल से आर्गूमेंट्स से किया क्या है, ये किया है कि हमें कहा गया था प्रॉब्लम में कि सारी फोर्स की वजह से वर्क कैलकुलेट करें। मैंने एक लंबी कैलकुलेशन की है ये वाली अप्लाइड फोर्स की वजह से वर्क कैलकुलेट करने के लिए, ये वाला। और फिर मैंने आपको आर्गूमेंट दिया है कि अप्लाइड फोर्स जो है अगर ऑब्जेक्ट स्लोली मूव कर रहा है तो वो हमेशा वेट के बराबर होगी, लेकिन वेट की डायरेक्शन मुख्तलिफ होगी। तो अप्लाइड फोर्स का जो वर्क है उसको हम नेगेटिव कर दें तो वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क होगा। तो मैंने 2 वर्क कैलकुलेट कर लिए हैं। तीसरा वर्क जो है अब यहाँ पे वो टेंशन की वजह से है, और टेंशन की डायरेक्शन ये वाली है, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में अगेन डायग्राम को मेस करने लगा हूँ ज़्यादा। जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो पेंडुलम इस तरीके से मूव करता है, ठीक है। और आप देखें कि ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, ये हमारा एस की डायरेक्शन है, और एस और पेंडुलम जो हैं ये हमेशा ही 90 डिग्री बनाते हैं एंगल, और इसलिए वर्क जो होगा कॉज 90 ज़ीरो होता है तो वर्क हमेशा ज़ीरो होगा। तो डेल्टा टी की वजह से जो हमारे पास वर्क आएगा, जो थर्ड वर्क है डेल्टा वर्क बिकॉज ऑफ टेंशन, ये ज़ीरो है क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पर टेंशन और डिस्प्लेसमेंट हमेशा परपेंडिकुलर रहते हैं। दिस वॉज अ लॉट टू ऑब्जर्व, आई नो। लेकिन अब एक फ़ाइनल लाइन के बाद मैं ये लेक्चर ख़त्म करूँगा, और वो फाइनल लाइन ये है कि ये वो काम है जो आप करते हैं FSC के अंदर, ठीक है।
और इसकी रीज़न आपको थोड़ी सी मैंने आपको दी है, इंट्यूटिव या थ्योरेटिकल रीज़न, लेकिन मैथमेटिकल रीज़न इसकी ये वाली है, ये जो मैंने अप्लाइड फोर्स की वजह से वर्क कैलकुलेट किया है। तो एफएससी चूँकि कॉलेज लेवल है, लेट मी जूम आउट, तो एफएससी चूँकि कॉलेज लेवल है और आपको इतना ज़्यादा वो नहीं पढ़ा सकते कॉलेज लेवल के ऊपर इंटीग्रेशन और ये सारी चीज़ें, तो वो क्या करते हैं, आपको सिर्फ इंट्यूटिव आर्ग्यूमेंट देते हैं, कंसेप्चुअल आर्गूमेंट देते हैं कि ये ऐसा होता है। और मैंने आपको यहाँ पे मैथमेटिकली प्रूफ करवाया है कि ऐसा होता है एक्चुअल। तो एफएससी में आप सिंपली एक स्टेप में ये वाला काम करते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो ये सारा काम करके ये सारी चीज़ें जो हैं ख़ुद से मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट एज़ यू हैव सीन दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इन शॉर्ट फिज़िक्स वर्क एंड इन शॉर्ट जो चीज़ें आप एफएससी में पढ़ते हैं वो मैं सारी अब डिटेल्स में आपको प्रूव करवा रहा हूँ। सो दिस इज़ अ लॉट टू ऑब्जर्व एंड दिस इज़ अ लॉट टू लर्न फ्रॉम। सो होपफुली आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं, जो कि आप में से कुछ लोग ही होंगे, तो जस्ट सिट बैक एंड ट्राई टू ऑब्जर्व इट, क्योंकि बहुत कुछ मैंने आज की इस वीडियो में आपको पढ़ा दिया है। बट होपफुली वी विल सी यू अगेन, आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।